ओके जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, गाने कुछ कहना है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और जनाब स्ट्रेट लाइन का हम चैप्टर जनाब कर रहे हैं और एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 है, सामने आपके एक्सरसाइज मौजूद है। और कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने एंगल मालूम करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से जनाब यानी जो है वो एंगल फाइंड आउट किया जा सकता है, वो हमने लास्ट क्लास पर डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो मेरे बेटा, तो एक्स एक्सिस से हमने और वाई एक्सिस से जो एंगल था वो हमने मालूम किया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 की शहजादे बात कर रहा हूँ। लास्ट क्लास पे अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया था। क्या है ये? हमने 15वां सवाल लास्ट क्लास में कर लिया था। आज इंशाल्लाह 16वां सवाल करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालात है। आप 5 ईयर में देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे कि काफ़ी अहम किस्म के सवालात हमारे पास है ये। ठीक है मेरे बेटा, आगे चलते हैं। 16वें सवाल से हम मामले को शुरू करेंगे। 16वां 17वां करेंगे? एक मिनट रुकिएगा, 16वां सवाल करना है मेरे ख्याल से। हमने 16 करेंगे ना? 16 हो सकता है आगे पीछे हो गया। 16 सवाल कौन सा है भाई? अच्छा जनाब, एक मिनट रुकिएगा, सवाल ढूंढ लेते हैं। 16 सवाल कहाँ चला गया? ये सवाल 16वां। द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन L1 with slope -1/3 टू अ लाइन L2 इज 135 डिग्री। एक लाइन है, उसका स्लोप हमें पता है -1/3। एक लाइन है, उसका स्लोप पता है -1/3। इसका एंगल टू अनदर लाइन L2 इज 135 डिग्री। एक दूसरी लाइन के साथ इसका जो एंगल है मेरे बेटा 135 डिग्री है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन L2। तवज्जो से, गौर से, ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक लाइन है L1 है, उसका जनाब आली जो स्लोप है वो -1/3 है। दूसरी लाइन L2 के साथ उसका एंगल 135 डिग्री है। दूसरी लाइन का स्लोप मालूम करना है। तो डायग्राम को तवज्जो देके गौर से देखिएगा। एक लाइन हमारे पास मौजूद है L1। ये लाइन हमारे पास जो रेड वाली लाइन है बेटा, क्या है वो? L1 है। और एक और लाइन हमारे पास है ब्लैक वाली, ये L2 है। अगर मैं L1 से L2 एंगल निकालता हूँ, L1 से L2 का एंगल निकालते हैं तो ये एंगल आता है कितना मेरे बेटा? 135 डिग्री। कितना एंगल है मेरे बेटा? जो एंगल है वो 135 डिग्री हमारा एंगल है। M1 का स्लोप हमें गिवन है। कितना गिवन है? -1/3। M1 का स्लोप गिवन है -1/3। M2 का स्लोप फाइंड आउट करना है। M2 का स्लोप मालूम करना है। M1 का स्लोप पता है, M2 का स्लोप हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। ठीक है भाई, फर्स्ट कर लेते हैं। लेट द स्लोप ऑफ L1 इज M1 -1/3 एंड द स्लोप ऑफ L2 इज M2। जो L2 है सेकेंड लाइन, उसके स्लोप का नाम M2 रख दिया। पहली लाइन का स्लोप का नाम क्या रख दिया? M1 नाम रख दिया। लेट थीटा द एंगल बिटवीन देम। एल थीटा क्या है हमारे पास? एंगल है L1 टू L2 जो 135 डिग्री है। हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है क्या? M2 - M1/1 प्लस M1 M2 M2 M1। एक बात अच्छी तरीके से समझ लेना कि जब ऊपर वाली वैल्यू की बात करते हैं तो पहले वो स्लोप आता है जिस पर एंगल एंड होता है। पहले वो स्लोप आता है जिस पर एंगल क्या होता है? हमारा एंड होता है। वो स्लोप पहले आएगा और जिससे शुरू किया था वो स्लोप बाद में आता है। M2 - M1 है, ख्याल रखना, इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना। कहीं फार्मूला M1 - M2 लिखूंगा, कहीं फार्मूला M2 - M1 लिखूंगा, तो मेरी मर्जी नहीं है। जिस पर ख़त्म होता है ना, जिस पर एरो बना हुआ है, जिस पर एरो बना हुआ है, ये वाला स्लोप पहले आता है। जहां से स्टार्ट होता है ये वाला स्लोप बाद में आता है। टेंजेंट का एंगल 135 डिग्री है। M2 माइनस M1 की वैल्यू कितनी है? -1/3 है। और 1 + M2 इंटू -1/3, ये वैल्यू हमने पुट कर दी 1/3। टेंजेंट 135 की वैल्यू यू कैन फाइंड इट फ्रॉम कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के जरिए आप वैल्यू मालूम कर सकते हैं टेंजेंट 135 की। और टेंजेंट 135 की जो वैल्यू हमारे पास होती है मेरे बेटा, कितनी होती है? शाबाश। टेंजेंट 135 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। कितनी वैल्यू होती है बेटा हमारे पास? -1 हमारे पास जो वैल्यू होती है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। ऊपर एलसीएम, नीचे एलसीएम। ऊपर भी एलसीएम 3 आएगा, नीचे भी एलसीएम 3 आएगा। 3M2 + M1/3 और 3 - M2/3।
क्या कि हमने ऊपर का अलग एलसीएम निकाला, नीचे का मेरे बेटा हमने अलग एलसीएम निकाला है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 हमारे पास। ये आपको लग रहा है कि पावर के साथ है, पावर के साथ नहीं है बेसिकली, ये आपके पास पूरा प्लस का 1 है। 3m2 प्लस 1। अब क्या देखते हैं मेरे बेटा, 3 ऊपर है 3 नीचे है, 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस 3 से ये 3 हमारा क्या होगा मेरे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया, तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से देखिएगा, क्या बच गया मेरे बेटा, यहाँ बचा -1, 3m2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, जो वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है दूसरी जानिब जाएगी चंदा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है दूसरी जानिब जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का हो जाएगा, m2 प्लस का हो जाएगा। फिर इस पर से क्या करेंगे मेरे बेटा, m2 को अलग कर लेंगे। इतनी सिंप्लीफिकेशन तो आप लोगों को आती होगी, इतनी सिंप्लीफिकेशन तो आप लोगों को आती होगी। इक्वेशन बन जाए तो वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं, और जब यहाँ से सेपरेट करेंगे तो m2 की वैल्यू आ जाएगी -2। सेकेंड लाइन का जो स्लोप होगा वो -2 होगा। सेकेंड लाइन का जो स्लोप होगा मेरे बेटा कितना होगा, वो -2 हमारे पास स्लोप होगा। ये अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से कर लेना। अब आखिरी जो सवाल थे ना, ज़रा इंपॉर्टेंट है, एंगल वाले जो सवाल थे ज़रा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर भी आएंगे, मिड टर्म के अंदर भी आएंगे, ये हमारे पास बड़े ऑप्शन सवाल करने के। क्वेश्चन नंबर 17 देख लें। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे ये कह रहे हैं मेरे बेटा, तवज्जो दे के गौर से ध्यान से देखिएगा, द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप m टू अ लाइन विद स्लोप m1 माइनस m प्लस 1। ये आपका सवाल 17 है। अब आपको अब तक जो सवाल कर रहे थे ना, उस पर स्लोप न्यूमेरिक वैल्यूज में गिवन थे। अब तक जो सवालात कर रहे थे, उनमें जो न्यूमेरिकल जो आपके पास स्लोप गिवन थे वो न्यूमेरिक वैल्यूज में स्लोप गिवन थे। इस मरतबा सिंबल में गिवन है। किसमें गिवन है बेटा, एक का स्लोप m है, दूसरे का m-1 अपॉन m प्लस 1 है। देखने में मुश्किल लग रहा है, सवाल आसान है। एक L1 है, एक L2 है, इसका बीच का एंगल मालूम करना है। जो m1 है वो m के बराबर है, जो m1 है वो m के बराबर है। चाहो तो मैं थोड़ा सा आपको और आसानी कर देता हूँ, एरो वेरो बना देते हैं, समझ लेना। जो m1 है वो m के बराबर है, और जो m2 है वो पूरा m-1 अपॉन m प्लस 1 के बराबर है। देखिए बेटा गौर से ध्यान से, m1 इज इक्वल टू m है, m2 इज इक्वल टू m-1 अपॉन m प्लस है। फार्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m2 की जगह पर क्या आ जाएगा, m-1 अपॉन m प्लस 1, m1 की जगह पर 1 आएगा, 1 प्लस m1 माइनस m अपॉन m। ऊपर एलसीएम निकालेंगे, नीचे भी एलसीएम निकलेगा, ऊपर एलसीएम आएगा m प्लस 1। ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का इशू है, आप करेंगे तो आपको आइडिया होगा। नीचे एलसीएम आएगा m प्लस 1, और जब एलसीएम होता है मेरे बेटा तो आप जानते हो कि अगर डिफरेंट एलसीएम होता है तो बेसिकली ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, जब नीचे बात करोगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो m-1 ऐसे ही मौजूद था, इस -m से मल्टीप्लाई हो जाएगा m+1, यहाँ पर m+1 ऊपर आ जाएगा। अब क्या देखते हो शहजादे कि जो ऊपर और नीचे मेरे बेटा अगर दोनों एलसीएम को देखें तो m+1 यहाँ पर भी, m+1 यहाँ पर भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा मेरे बेटा, m-1 माइनस, जब इस m को मल्टीप्लाई कराया है, क्या क्या इस m को मल्टीप्लाई कराया है, m इंटू एम एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इंटू एम। नीचे m+1 था, इस वाले m को मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस का m। ऊपर से अगर हम गौर से देखें मेरे बेटा तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या देखते हो, एक प्लस का m है, एक माइनस का m है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का m एक माइनस का m है मेरे बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 1 माइनस का m है, माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन निकालते हैं साइन चेंज हो जाती है, 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर, ऊपर नीचे कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल। क्या बचा मेरे बच्चा शहजादे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बचेगा -1, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1। यू कैन डू इट बाय कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिएगा, कैलकुलेटर के जरिए ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। कैलकुलेटर आपके पास होगा, सॉल्व कर लेना मेरे बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। कितना आएगा बेटा आंसर, 135 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, तो ये सवाल ज़रा देख लीजिएगा, शॉर्ट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, एंगल के सवाल आते हैं एग्जाम में ना, एंगल वाले, क्योंकि ये निस्बतन
बकिया फार्मूलों के मुकाबले में थोड़ा सा टिपिकल या कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, लिहाजा ये सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बाकी आपके पास 5 ईयर पेपर भी है, आप देख भी सकते हैं किस एक्सरसाइज से सवाल ज़्यादा आते हैं। 2 पार्ट आते हैं टोटली, पूरी 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 4 एक्सरसाइजें हैं और इसमें से 2 पार्ट आते हैं सिर्फ, ये ख्याल रखिएगा। हम तो मिड टर्म के अंदर पेपर बनाएंगे तो पार्ट ज़्यादा होंगे, चैप्टर हमारे कम है, क्योंकि हमने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है, क्योंकि चैप्टर 3 से भी सवाल आता है। 2 सवाल 9 से आते हैं, 2 सवाल 9 से आते हैं, कुछ सवाल चैप्टर 2 से आते हैं, कुछ सवाल चैप्टर 3 से आते हैं, फिर मिलाकर आपका सेशन ए बनता है, जो कोनिक, जो स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर का चैप्टर हमारा है। इसके बाद मेरे बेटा जल्दी से ज़रा गौर से देखते हैं, और इसके बाद हमारे पास जो सवाल है 16 तो हम कर चुके, 16 क्वेश्चन तो मेरे बेटा हमने कर दिया था, तो आगे पीछे हो गया था मामला। इसके बाद हम जनाब अली जो है वो सवाल जो करने जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है, ये तो फार्मूले पीछे रिवाइज करा दिए, जिनको फार्मूले नहीं याद थे तो ये फार्मूले हमारे हैं, रिवाइज कर लें, आगे पीछे हो गया। जिन लोगों के भाई फार्मूले याद नहीं है, देख लेना कि स्लोप का फार्मूला टेंजेंट थीटा होता है, 2 पॉइंट पता है तो फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है, 2 लाइनें पैरेलल हो स्लोप बराबर होता है, परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, x एक्स का स्लोप 0 होता है, y एक्स का स्लोप इन्फिनिटी होता है, एंगल मालूम करना हो तो। अब तक जो पढ़ा है इसमें इतने फार्मूले हैं, अब तक जो 2.4 पढ़ी है एक्सरसाइज, इस 2.4 एक्सरसाइज के ये तमाम फार्मूले आपके सामने मौजूद हैं। स्लाइड ज़रा ऊपर नीचे हो गई, आगे पीछे हो गई है, इसलिए ज़रा मामला 19-20 हो गया। फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, एक ट्राइंगल है, आपको पता है ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। वर्टिसेस कहते हैं किनारों को। एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, इसके तीनों एंगल मालूम करने हैं, इसके तीनों एंगल के टेंजेंट निकालने हैं। एक ट्राइंगल है ABCD, इसको हमने प्लॉट किया है। ये प्लॉट कैसे किया है जरा गौर से देख लेना। जब हम बिल्कुल शुरू बता रहे थे तो कहा था एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, कहा था नहीं कहा था। अब पहला पॉइंट है 4,1, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? जब दोनों पॉइंट प्लस के होते हैं तो ये होता है पहले क्वाड्रेंट के अंदर। कहाँ है मेरे बेटा? ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर है। कहाँ है बेटा? ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर। दूसरा है -1,3, -1 के माइनस के मतलब है लेफ्ट पर होगा, +3 का मतलब ऊपर होगा, तो ये हो गया दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर। और तीसरा पॉइंट कौन है? -5, -2, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? दोनों माइनस में, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा और इन तीनों को मिलाएंगे तो ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा। अब आप बोलोगे इतने अरसे तो सर ऐसी डायग्राम बना देते हैं, कि यहाँ सर को डायग्राम बनाने की फिक्र क्यों पड़ गई? यहाँ सर को डायग्राम बनाने की फिक्र इसलिए पड़ गई मेरे बेटा, मेरे शहजादे, जब एंगल मालूम किया जाता है तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं। एंगल क्या करते हैं? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं। लिहाजा मुझे सही पॉइंट पता होने चाहिए ताकि मैं एंटी क्लॉक बना सकूं। क्या बना सकूं बेटा? मैं एंटी क्लॉक बना सकूं। पहले ए बी के स्लोप को M1 कह देते हैं, BC के स्लोप को M2 कह देते हैं और AC के स्लोप को M3 कह देते हैं। ये मैंने नाम रख दिए। A से B का स्लोप M1 है, इसको MAB भी कह सकते हैं। B से C के स्लोप को M2 कह दिया, इसको MBC भी कह सकते हैं। और A और C के स्लोप को M3 कह दिया। अब एंगल एंटी क्लॉक कैसे बनेगा जरा गौर से देखना। ये स्लोप निकाल सकते हैं बेटा? 2 पॉइंट पता होंगे, स्लोप निकाल लेंगे। जब 2 पॉइंट पता होंगे मेरे बेटा, A और B का स्लोप निकालना है, तो क्या हो जाएगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। M1 निकाल लिया, M2 निकाल लिया, M3 निकाल लिया। टाइम बचाना चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी बहुत सारे सवाल हो जाए। ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, हर एक के ऊपर डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। स्लोप आप निकाल सकते हैं। क्लास में भी करा रहा होता तो शायद मैं डायरेक्टली लिख देता सवाल। बेल फ़ायदा ऑनलाइन क्लास के अंदर ये है कि सॉल्यूशन आपके सामने साफ सुथरा सलीके से लिखा हुआ जाता है। बस ये ज़रा आपको एडवांटेज है, फ़ायदा है। आगे चलते हैं मेरे बेटा। नाउ वी फाइंड द एंगल्स। अब एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। सुनो ज़रा गौर से मेरे बेटा, यहाँ देखना, ये M1 से M3 होगा कि M3 से M1 होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखना मेरे बेटा, अगर मैं M3 से M1 जाऊँगा ना तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा बेटा ये? और अगर M1 से M3 आऊँगा तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के खिलाफ। घड़ी की सुई 12 से 9 जाएगी, 9 से 12 नहीं जाएगी। तो यहाँ ज़रा डायग्राम को तवज्जो देके मेरे बेटा गौर से देखिएगा कि एंगल मैंने बनाना है एंटी क्लॉकवाइज। ख़त्म किस पे हो रहा है? M3 पे हो रहा है। ख़त्म किस पे हो रहा है मेरे बेटा? M3 पे हो रहा है। लिहाजा जब मैं फार्मूला लिखूंगा टेंजेंट ऑफ एंगल ए का, तो M3 पहले आएगा और M1 बाद में आएगा। M3 पहले आएगा और M1 कहाँ आएगा मेरे बेटा? बाद में आएगा। समझाया था ना? क्या समझाया था? कि जिस पर एंगल ख़त्म होता है वो स्लोप पहले आता है। जिस पर एंगल ख़त्म होता है वो स्लोप हमारे पास पहले आता है। M3 - M1 अपॉन 1 + M1 M3। बाकी मैंने वैल्यू पुट कर दी है। सिंप्लीफिकेशन आपके सामने मौजूद है। पूरा सब कुछ सॉल्व हुआ है।
ये आप ज़रा तवज्जो दे के देख लीजिएगा, ये आप तवज्जो दे के देख लीजिएगा कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है। हो सकता है कोई मसला-वसला आ रहा हो तो मुझे बाद में शेयर कर लेना, मुझे बाद में बता देना। ये यहाँ पर जो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये माइनस साइन नहीं है। ये माइनस साइन यहाँ जो लग रहा है कि एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं है, ये गलती से लग गया माइनस साइन, ये माइनस साइन नहीं है। m1 की वैल्यू 1/3 है, m1 की वैल्यू 1/3 है, माइनस m3 की वैल्यू कितनी है, m3 ये रहा, m3 की वैल्यू 1/3 है, m1 की वैल्यू -2/5 यहाँ से आई है, फिर 1 प्लस m3 1/3 m1 -2/5, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, 11/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंगल नहीं निकाला, बस आपसे सवाल में कहा हुआ है कि टेंजेंट ही मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा? सिर्फ टेंजेंट ही मालूम करना है। इनवर्स 11/3 मैंने एंगल निकाल दिया, अगर किताब में आंसर ये ना दिया हुआ, किताब में आंसर 11/13 दिया हुआ होगा, किताब में जो आंसर होगा वो 11/13 होगा, मैंने एंगल निकाल भी दिया। अब निकालना है दूसरा एंगल बी। एंटी क्लॉकवाइज समझ लो, एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनता है, घड़ी के खिलाफ। ये डायग्राम देख लो, तवज्जो देके। एंटी क्लॉकवाइज जब बनाऊंगा तो m2 से m3 जाऊंगा, m2 से m1 जाऊंगा। जहां देखना गौर से बेटा, जब मैं यहाँ पर एंगल निकालूंगा मेरे बेटा, तवज्जो दे के गौर से तवज्जो दे के देख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बनेगा, m2 से m1 होगा। कहाँ होगा? m2 से m1 होगा। लिहाजा जब लिखूंगा फार्मूला, तो फार्मूले में क्या आएगा मेरे बेटा? जब लिखूंगा फार्मूला तो m1 माइनस m2 आएगा, जिसपे खत्म होता है ये स्लो पहले आता है। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि मेरी मर्जी नहीं कि जहां मर्जी m1 लिख दूं, जहां मर्जी m2 लिख दूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि स्लोप जहां पर एंड हो रहा है वो पहले आएगा और जिसपे शुरू हुआ है ये बाद में आएगा। सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करवा रहा, आपको देख लेना, सामने आपको सॉल्व हुआ हुआ है, सामने आपको सॉल्व हुआ हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। कोई सॉल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। -3.3 बुक पे जो आंसर है, शायद -3.3 गिवन आंसर, बुक पे जो आंसर गिवन है वो -3.3 आई थिंक सो, जरा देख लीजिएगा। और जब मैं सी निकालूंगा मेरे बेटा, सुनना जरा गौर से, तवज्जो देके, जब मैं एंगल सी को फाइंड आउट करूंगा, यहां देखना एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, घड़ी के खिलाफ। घड़ी के खिलाफ जब मैं जाऊंगा तो एरो देख लो, एरो कैसे बनेगा। जब मैं घड़ी के खिलाफ जाऊंगा तो एरो कैसे बनेगा मेरे बेटा? m3 से m2 बनेगा। क्या बनेगा? m3 से m2 बनेगा। जब m3 से m2 बनेगा तो इसका मतलब m2 पहले आएगा, m3 बाद में आएगा। ये आपके पास आंसर हो गया है, तवज्जो से देख लीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, टॉप इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको बहुत ध्यान से, इत्मीनान से, तवज्जो से कीजिएगा। यहाँ आपको लग रहा है बड़ा आसान से, कॉपी में करोगे कम से कम 4 पेज पे आएगा, कॉपी में करोगे तो कम से कम 4 पेज में आएगा। मैंने एक लाइन में किया हुआ है, आपने वर्टिकली नीचे करना है, एक लाइन में 2 मत लगाइएगा। कॉपी में करोगे एटलीस्ट 4 पेज में सवाल आपके पास ये आएगा, जो बज़ाहिर आपको देखने में आसान लग रहा है। एक एंगल ही पूरा निकालोगे ना, ये पूरे एक पेज पे आ जाएगा। और साफ साफ खुला खुला काम करना। ये हमारा सवाल हो गया। कोई सवाल करना है बेटा इसके ऊपर? एनी क्वेश्चन टू आस्क? कोई सवाल नहीं करना। जनाब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट द इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज कॉन्ग्रुएंट एंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सब साइडें बराबर होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सारी की सारी साइडें बराबर होती हैं। हमने साबित करना है कि इसके जो एंगल होंगे वो एंगल भी बराबर होंगे। जब सब साइडें बराबर होंगी तो सारे एंगल भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट के मतलब होता है इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वल होगा, बराबर एंगल होंगे। अब यहां पर जो घपलेबाजी है ना, कि जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी वो आप एज्यूम करोगे, फर्ज करोगे, और ये मखसूस सपोजिशन है, ये आपकी मेरी मर्जी पे नहीं है। जिस तरह x1 x2 x3 लगा दिया, ऐसा नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास सपोजिशन होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास सपोजिशन होती है। वो सपोजिशन क्या है मेरे बेटा? a 0 0 होगा, b a 0 होगा, c a/2 a √3/2। ये रट्टा लगाना पड़ेगा, ये रट्टा लगाना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। जब भी आपसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के हवाले से कोई सवाल होगा तो आपने ये पॉइंट एज्यूम करने हैं, आपने ये पॉइंट लेट करने हैं। जब भी आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाएगा, जब भी आपसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाएगा तो ये कोऑर्डिनेट फिक्स है, आपको याद कर लेने हैं। ये यहीं घपला आके फंसता है, यहीं आके मसला फंसता है कि सर ने तो लिख दिया, मगर आपको भी याद करना पड़ेगा, आपको भी याद करना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब इसके स्लोप निकालने, स्लोप निकालने जैसे पिछला सवाल किया था, सारे एंगल निकालेंगे। एक ए बी के स्लोप को m1 कह देते हैं, B6 के स्लोप को m2 कह देते हैं, सी ए के स्लोप को m3 कहते हैं। ये बिल्कुल आपको एग्जैक्टली हमने डिटो ऐसे ही प्लॉट होगा। ये ओरिजिन है,
ये एक्स एक्सिस पर है, ये दरमियान में कहीं है। M1 M2 M3 के स्लोप निकालेंगे, M1 M2 M3 के स्लोप निकालेंगे। ज़रा ये देख लेना मेरे बेटा, वैल्यू a√3 और ये a/2 है, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी। M1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, M2 की वैल्यू -√3 आएगी, M3 की वैल्यू √3 आएगी। फिर जिस तरह ने पिछले सवाल में किया ना मेरे बेटा, एंगल निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज। समझ लेना बेटा बात गौर से, एंगल निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब ए की बात करूंगा तो M1 से M3 होगा, M3 से M1 नहीं होगा, M1 से M3 होगा। एंटी क्लॉकवाइज कब जाएगा मेरे बेटा? जब M1 से M3 जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज कब जाएगा? जब M1 से M3 जाएगा। तो M3 पहले आएगा, M1 बाद में आएगा। समझ लेना बात ध्यान से। और जब M2 की बात करोगे तो ये आपका M2 से M1 आएगा, और जब इसकी बात करोगे, C की बात करोगे, तो कहाँ जाएगा? M3 से M2 जाएगा। बिल्कुल जिस तरह पिछला सवाल किया है, जिस तरह पिछला सवाल किया है, बिल्कुल वैसे ही तीनों एंगल मालूम करेंगे। जब पहला एंगल निकालोगे 60 आएगा, दूसरा एंगल निकालोगे पानी पिलाना, दूसरा एंगल निकालोगे तो 60 आएगा, तीसरा एंगल निकालोगे तो 60 आएगा। तीनों जगह से जो एंगल मालूम करेंगे वो एंगल बराबर आ जाएंगे, इक्वल एंगल आ रहे हैं। साइडें बराबर थे, एंगल ही बराबर आएंगे। साइडें बराबर थी तो एंगल भी बराबर आएंगे। इस पूरे सवाल में जो सबसे बड़ा मसला है ना मेरे बेटा, इस पूरे सवाल में जो सबसे बड़ा इशू, जो सबसे बड़ा मसला है ना इस पूरे सवाल के अंदर, वो इशू, ये मसला ये है कि आपको याद होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये मसला है, ये घपला है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है मेरे बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। किस सवाल है मेरे ख्याल से? कितने सवाल है? 21 में ख्याल में सवाल है। देख लेते हैं कितने सवाल है, जो कि बताया था आपको शुरू 21 सवाल है, 19 तक हो गए, 20 करना है। अब देखिए बेटा, सवाल क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 मेरे बेटा हम सवाल करेंगे। अब इस सवाल के अंदर भी, इन तीनों सवाल के अंदर, जो कौन सा था मेरे बेटा, 19 20 21, 19 20 21, इन तीनों सवाल के अंदर, इन तीनों सवाल के अंदर जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, कि इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स याद होने चाहिए। इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स याद होने चाहिए। प्रूफ दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर देन फिगर इज रोम्बस। अभी एक नया लफ्ज सुनने को मिल गया, रोम्बस। क्या लफ्ज सुनने को मिल गया मेरे बेटा? एक नया वर्ड आपको सुनने को मिल गया है, और ये नया वर्ड कौन है मेरे बेटा? रोम्बस है। ये रोम्बस क्या होता है? शायद नाम कभी सुनाओ ना सुनाओ। रेक्टेंगल का नाम तो सुना होगा। रेक्टेंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री होते हैं, अपोजिट साइडें बराबर होती हैं। और अगर रेक्टेंगल की चारों साइडें बराबर हो जाए, अगर रेक्टेंगल की चारों साइडें बराबर हो जाए तो स्क्वायर बनता है। अगर रेक्टेंगल की चारों साइडें बराबर हो जाती हैं तो क्या बनता है मेरे बच्चा? स्क्वायर बनता है। क्या बनता है मेरे बेटा? स्क्वायर बनता है। और एंगल क्या होता है रेक्टेंगल के अंदर और स्क्वायर के अंदर? सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। कितने एंगल होते हैं मेरे बेटा? सारे एंगल 90 डिग्री के एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं मेरे बेटा? 90 डिग्रीज के एंगल हमारे पास होते हैं। अगर पैरेललोग्राम की साइडें बराबर हो जाए, पैरेललोग्राम में एंगल 90 नहीं होता, पैरेललोग्राम में एंगल 90 नहीं होता। अगर पैरेललोग्राम की चारों साइडें बराबर हो जाएं तो उसको रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रोम्बस कहते हैं। अगर पैरेललोग्राम की चारों साइडें बराबर हो जाएं तो उसको रोम्बस कहते हैं। जरा सुन ले गौर से। एक मेरे पास पैरेललोग्राम है, एक एक्सिस है। पहली बात सुन ले कि ए हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, A00 है, B A0 है, C BC है, D B। अब ये कोऑर्डिनेट याद होने चाहिए कि जब हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे ना मेरे बेटा, जब हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो हमें याद होना चाहिए कि पैरेललोग्राम जब भी लोगे तो ये 4 कोऑर्डिनेट होंगे। रट्टा लगाना है इसका भाई। पैरेललोग्राम जब भी होंगे तो पैरेललोग्राम के जो 4 कोऑर्डिनेट हैं, एक A00 जनरल कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा इसको? जनरल कोऑर्डिनेट कहते हैं। A00 होगा, B A0 होगा, C BC होगा, और D हमारे पास जो है वो मालूम, D हमारे पास जो है वो B AC होगा। जरा समझ लो गौर से बेटा। जब इस पॉइंट को मैंने लिखा A0 तो इसका मतलब ये पूरा फासला A होगा। पूरा फासला कितना होगा बेटा? A होगा। और अगर मैं इसकी सीध में जाऊं तो ये पूरा फासला B होगा। ये पूरा फासला क्या होगा मेरे बेटा? B होगा। जो दरमियान का फासला बचेगा, जो बीच का फासला बचेगा, ये फासला B A होगा। ये फासला क्या होगा मेरे बेटा? B A होगा। जितना डिस्टेंस यहाँ होगा ना, इतना डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए। जितना डिस्टेंस यहाँ, जितना फर्क यहाँ पर आता है, इतना ही फर्क यहाँ पर B A में आना चाहिए। पैरेललोग्राम है ना बेटा? क्या है मेरे पास? पैरेललोग्राम है। जितना डिफरेंस इस जगह पर आ रहा है, कहाँ पर? ये जो फर्क आ रहा है, एग्जैक्टली सेम फर्क आपका कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा।
जब ये फ़र्क यहाँ पर होगा मेरे बेटा, तो इसके जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, ये जो फास्ट एक्स की कोऑर्डिनेट होगा वो b माइनस ए होगा। हाइट इसकी बराबर है, यहाँ पर c है तो यहाँ भी c होगा। हाइट इसकी यहाँ पर c है तो हाइट इसकी यहाँ पर भी क्या होगी, c होगी। तो जो असल जो घपलेबाजी है ना मेरे बेटा, वो ये याद होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम का चौथा कोऑर्डिनेट होगा ना, वो b माइनस ए सी होगा। क्या होगा, b माइनस ए और c हमारे पास होगा। इट इज गिवन दैट ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। डायगोनल किसे कहते हैं? डायगोनल कौन होता है? जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है, इसको डायगोनल कहते हैं। ये आपका डायगोनल है, सुन लेना बेटा गौर से। ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं मेरे बेटा, तो इस लाइन को डायगोनल कहते हैं। एक डायगोनल ये बनेगा, दूसरा डायगोनल ये बनेगा। सवाल में कह रहे हैं कि दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर होने के मतलब है कि उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। और स्लोप की फॉर्म के मतलब क्या होगा कि इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो पहले हम स्लोप निकालते हैं किसका, ए और सी का। स्लोप का फार्मूला पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। हम स्लोप के फार्मूले से क्या करेंगे मेरे बेटा, स्लोप निकालेंगे किसका, m1। m1 स्लोप नाम रखा किसका, ए और सी का। b माइनस जीरो सी माइनस जीरो, आंसर c माइनस जीरो बी माइनस जीरो, सी अपॉन बी आ गया। फिर निकालते हैं bd का स्लोप। क्या निकालते हैं मेरे बेटा, bd का स्लोप निकालते हैं। तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, c माइनस जीरो b माइनस ए माइनस ए, b माइनस ए हमारे पास हो जाएगा। ये माइनस का माइनस का माइनस का 2 हो जाएगा। चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, सवाल में गिवन है बेटा, क्या सवाल में गिवन है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। चूंकि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने के मतलब ये है कि इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा मेरे बेटा, -1 होगा। और जब वैल्यू पुट कर देता हूं मेरे बेटा, m1 c अपॉन बी के बराबर है, इसकी वैल्यू c अपॉन बी माइनस ए है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बन जाता है कि b माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ के प्लस का बी स्क्वायर होगा, कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab के बराबर होता है। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2ab के बराबर होगा। यानी अगर कहीं पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा है तो उसकी जगह पर 2ab लिख सकते हैं। कहीं पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा है तो वहां पर 2ab लिख सकते हैं, या कहीं 2ab लिखा है तो उसकी जगह पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। जो हमें परपेंडिकुलर की कंडीशन गिवन थी ना, इससे हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। क्या कर ली बेटा, हमने इससे इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab के बराबर है इफ द पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर। अब जरा तवज्जो देके मेरे बेटा गौर से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। एक मिनट सा टाइम दीजिए। थोड़ा सा बेटा वेट कीजिएगा। एक मिनट सर बेटा, एक मिनट आपको कीजिएगा। हमने क्या किया मेरे बेटा कि हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली है, और इक्वेशन फॉर्म करने की मदद से हमारे पास जो रिलेशन बन गया है वो क्या बन गया है मेरे बेटा, कि बी के कहीं पर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं मेरे बेटा। अब मेरे बेटा हमने क्या करना है, ज़रा तवज्जो देके गौर से ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या करना है मेरे बेटा, कि हमने साबित करना है कि जो फिगर हमारे पास है वो फिगर हमारे पास रोम्बस है। रोम्बस के मतलब क्या होता है, इसकी चारों साइडें बराबर होंगी। रोम्बस होने के मतलब ये है कि इसकी जो चारों साइडें हैं वो चारों साइडें बराबर होंगी। लिहाजा हम क्या करेंगे, नॉट टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस वी मस्ट शो दैट ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। चारों साइडों की लेंथ क्या है, बराबर होगी। फिगर को रोम्बस साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, चारों साइडों की लेंथ हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी। हमें पता है कि कहीं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह पर 2ab लिख सकते हैं।
अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, क्या लगा के मेरे बेटा, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर ए बी बी सी सी ए चारों लेंथ मालूम करेंगे। ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए, ये चारों लेंथ हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले ए बी निकालेंगे, कोऑर्डिनेट पीछे आपको गिवन है, ये कोऑर्डिनेट आपको याद होने चाहिए ना, चार कोऑर्डिनेट थे ना, ए 0 0 बी ए 0 सी ए 0, ये चारों कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए। इन चारों कोऑर्डिनेट की मदद से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, पढ़ा था 2.1 के अंदर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले ए बी निकालेंगे, इसका आंसर ए आ जाएगा, फिर बी सी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले के जरिए, ये भी इसका आंसर भी ए आ जाएगा, फिर सी ए निकालेंगे, इसका आंसर भी ए आ जाएगा, फिर सी डी निकालेंगे, इसका आंसर भी ए आएगा, डी ए निकालेंगे, उसका आंसर भी क्या आएगा, ए आएगा। तो क्या देखेंगे मेरे बेटा, अच्छा यहाँ जरा गौर से देख लिएगा बेटा, ये तो ए आ गया। जब हम बी सी निकालेंगे मेरे बेटा, तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसमें 2ab आ गया, जहाँ पर 2ab आएगा उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा, उसकी जगह पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। जहाँ पर 2ab आ जाएगा वहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे मेरे बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, उसका रूट ए आ जाएगा। जब सी डी निकालेंगे मेरे बेटा, तो सी डी तो डायरेक्ट आ जाएगा। और जब मेरे बेटा हम क्या करेंगे, डी ए निकालेंगे, तो अगेन हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बीच में 2ab आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे बीच में तो क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। जब 2ab होगा वो किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, जो हमने पीछे इक्वेशन बनाई है। जो पीछे इक्वेशन बनाई है उसके मुताबिक बी स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब कैंसिल आउट हो जाएंगी हमारे पास, तो आंसर ये स्क्वायर आ जाएगा। चारों साइडें बराबर आ गई हैं, चारों साइडें बराबर आ गई हैं, इसके मतलब फिगर हमारे पास रोम्बस है। इसके मतलब क्या है, फिगर हमारे पास रोम्बस है। इसको कॉपी में लिखोगे तो होगा भाई, कॉपी में इसको लिखोगे सलीके तरीके तमीज़ से, ये लॉन्ग सवाल में आ सकता है। ज़रा ध्यान से इसको तवज्जो से देख लीजिएगा, कॉपी में लिखना, इसको देखना ध्यान से। पहले वाले पार्ट से जो परपेंडिकुलर गिवन था उससे इक्वेशन बनाइए, दूसरे वाले हिस्से के अंदर हमने डिस्टेंस मालूम किए हैं, उस डिस्टेंस मालूम करने के दौरान जो पीछे इक्वेशन थी उन इक्वेशनों को हमने इस्तेमाल किया। नाउ विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। चूंकि ए बी बी सी सी डी सब ए के बराबर है, लिहाजा फिगर क्या बन गई, रोम्बस हो गई। चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों साइडें बराबर होती हैं तो फिगर रोम्बस होती है। आई थिंक सो वी हैव समथिंग मिस, कुछ मिस हो रहा है हमारे पास। नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 21. Show that the line segment joining the midpoint of any two side of triangle is parallel to the third side and equal to half of its length. ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल समझिएगा कि अगर एक ट्राइंगल है, कोई से भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, उसके अगर हम दो साइडों के मिड पॉइंट को मिला दें, एक लगेगा मिड पॉइंट फार्मूला। एक क्या लगेगा मेरे बेटा, तवज्जो देखना गौर से, एक सवाल के अंदर कैसे रड़ा दे रहे हैं आपको। एक तो लगेगा मिड पॉइंट फार्मूला, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल। पैरेलल होने के मतलब है कि स्लोप बराबर होंगे। पैरेलल होने के मतलब क्या है, पैरेलल होने के मतलब है स्लोप बराबर होंगे। दूसरा फार्मूला स्लोप का, दूसरा फार्मूला स्लोप का, और चूंकि दो लाइनें पैरेलल होंगी तो दो दफा निकालना पड़ेगा स्लोप। एंड टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ। हाफ ऑफ द लेंथ, लेंथ की बात करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला, लेंथ की बात करते हैं तो मिड पॉइंट 2.2 का फार्मूला, लेंथ 2.1 का फार्मूला, स्लोप 2.4 का फार्मूला। एक ही सवाल के अंदर तीन एक्सरसाइज के फार्मूले आ गए। एक ही सवाल के अंदर तीन एक्सरसाइज के फार्मूले एक ही सवाल के अंदर आ गए। अब जरा सवाल को समझना, टाइम जरा शॉर्ट है, जल्दी करूंगा। कंसीडर ट्राइंगल ABC whose vertices are A0 0 BA0 CB, C। ये हमने ट्राइंगल एज्यूम किया है, फर्ज किया है, सिंपल तरीन कोऑर्डिनेट लिए हैं, सिंपल तरीन सादा तरीन कोऑर्डिनेट लिए हैं। A0 0 है, BA0 है, CB, C है। फर्ज करते हैं M मिड पॉइंट है AC का, तो निकाल लेंगे M मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला पता है आपको, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। और M1 मिड पॉइंट है AC का, और M2 मिड पॉइंट किसका है, BC का। कह ये रहे हैं कि M1 और M2 एक दूसरे के जो दो साइड है एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जो कौन मेरे बेटा, जो A और B है और जो M1 और M2 है एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्या कह रहे हैं, पैरेलल होगी। पैरेलल होने के मतलब है कि इनके स्लोप बराबर होंगे। वी हैव टू शो दैट M1 इज पैरेलल टू AB, और M1 M2 की जो लेंथ होगी, मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो साइड है ना, उसकी जो लेंथ होगी वो थर्ड साइड की लेंथ का हाफ होगी। प्रूफ क्या करना है मेरे बेटा, पैरेलल टू। पैरेलल होने के मतलब होता है स्लोप बराबर होंगे, और हाफ ऑफ द लेंथ
मिड पॉइंट को जो लाइन मिला रही है वो कौन है, M1 M2 है, उसकी जो लेंथ होगी वो ए और बी की लेंथ के हाफ के बराबर होगी। पहले हम मिड पॉइंट मालूम करेंगे मिड पॉइंट फार्मूले के जरिए। शॉर्टकट पे करता हूँ, टाइम बिल्कुल घड़ी के सामने चल रही है मेरी, इजाजत नहीं है जरा। मिड पॉइंट फार्मूला पता है आपको कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। ये हमने मेरे बेटा मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। ये हमने मिड पॉइंट जब निकाल लिया, M1 आ गया, M2 आ गया। अब M2 और M1 M2 पैरेलल टू AB होगा। कब पैरेलल होता है? जब स्लोप बराबर होते हैं। कब पैरेलल होता है? कब पैरेलल होता है? जब स्लोप बराबर होते हैं। लिहाजा हम क्या करेंगे कि AB का स्लोप निकालेंगे और BC का स्लोप निकालेंगे। फर्स्ट करते हैं AB का स्लोप M1 है। स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये 0 है, 0 माइनस 0 a माइनस 0, आंसर आ जाएगा 0। स्लोप निकालते हैं M1 M2 का। जब M1 M2 का स्लोप निकालेंगे तो एक c अपॉन 2 माइनस c अपॉन 2 a माइनस b अपॉन a प्लस b अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2, ये प्लस है माइनस नहीं, यहाँ जो लिखा हुआ है साइन, ये हमारे पास मेरे बेटा प्लस की साइन है। a प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2, ये मेरे बेटा स्लोप निकालेंगे। स्लोप जब निकालोगे मेरे बेटा, चूंकि ऊपर 0 आ गया, c अपॉन 2 c अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। जब c अपॉन टू मेरे बेटा कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा। 0 बचेगा तो पूरा आंसर क्या आएगा? ऊपर 0 होगा तो पूरा आंसर 0 आ जाएगा। दोनों स्लोप कितने क्या आ गए? 0 आ गए। दोनों स्लोप यहां पर 0 आ गए। M1 M2 और जो है वो एक दूसरे के बराबर है, लिहाजा ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जो स्लोप निकाला था वो स्लोप बराबर आएगा। जब स्लोप बराबर आएगा तो लाइनें पैरेलल होंगी। अब निकालेंगे डिस्टेंस, ए और बी का डिस्टेंस, M1 M2 का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला से। अब क्या करेंगे मेरे बेटा? डिस्टेंस निकालेंगे। किससे निकालेंगे डिस्टेंस मेरे बेटा? M1 M2 का, और किसका? AB का निकालेंगे डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बहुत दफा आपने किया हुआ है, बहुत दफा चूंकि आपने किया हुआ है। स्लाइड आगे पीछे हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर किया। अब हमने क्या साबित करना है कि M1 M2 की लेंथ जो है वो हाफ AB के बराबर होगी। क्या होगी मेरे बेटा? हाफ AB के बराबर होगी। पहले हम क्या करेंगे? लेंथ मालूम करेंगे AB की डिस्टेंस फार्मूले के जरिए। टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB निकाल लिया मेरे बेटा, A के कोऑर्डिनेट पता थे, B के कोऑर्डिनेट पता थे, सॉल्व किया, आंसर A आ गया। इसी तरीके से निकालेंगे M1 M2। ये M1 के कोऑर्डिनेट ये थे, M2 के कोऑर्डिनेट ये थे। डिस्टेंस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है, सिंप्लीफाई किया है, सॉल्व किया है, आंसर पूरा सिंप्लीफाई करने पर आंसर A अपॉन 2 आएगा। A किसके बराबर है? A किसके बराबर है? M1 M2 A अपॉन 2 के बराबर है। A अपॉन ये हाफ किसके बराबर? A के बराबर है। A खुद किसके बराबर था? A बराबर था AB के। A किसके बराबर था मेरे बेटा? AB के बराबर था। इसको निकाला है तो आंसर A अपॉन 2 आया है। और A किसके बराबर था? रूट AB के बराबर था। तो यहाँ पर आपके पास मेरे बेटा जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। गानिया का सवाल रह गया कि पेपर का पैटर्न बताना था, टाइम बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, खत्म हो गया है। चलो कल की क्लास होगी बता दूंगा मैं। 3 जिस तरह बोर्ड का पेपर है बिल्कुल वैसी पेपर बनाया है, बिल्कुल वैसी पेपर बनेगा। पहला सेक्शन होगा, 3 पार्ट उसके होंगे। बहरहाल इसको पहले देख ले, कल बताऊंगा पेपर का पैटर्न। ये जरा देख ले मेरे बेटा गौर से आपके, यहाँ पर हमने 21 क्वेश्चन सारे के सारे कर लिए हैं। ऑनलाइन क्लास होने का एडवांटेज आपको ये होता है मेरे बेटा कि सारे सवाल कराए जाते हैं आपको। वरना ईमानदारी की बात है, क्लास पे सवाल कराते हैं, 3 कराते हैं, 2 घर से कर लेना, खुद कर लेना, किया किया नहीं किया नहीं किया, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको है मेरे बेटा। वो एडवांटेज ये है कि आपके पास पूरी तमाम के तमाम सवालात का सॉल्यूशन मौजूद है। तमाम के तमाम सवालात का सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है, और तमाम के तमाम सवालात आपको क्लास में यहाँ स्क्रीन पर कराए गए हैं। ऐसा लग्जरी ना ये फिजिकल क्लास के अंदर मुमकिन नहीं, कैसी हो सके लग्जरी। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर आपके पास जनाब 2.4 तक मामला मुकम्मल हो गया है। कल की क्लास पे आएंगे तो इंशाल्लाह 2.5 जनाब शुरू करेंगे। 2.5 जनाब शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीक से फिजिकल शुरू हो जाएगा। फिजिकल शुरू होगा तो फिर हम इंटीग्रेशन आगाज करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। टाइम अबाउट टाइम।